नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में जैसा कि जो यूपी टेट है या सी टेट के क्वेश्चंस को हमने कुछ डिस्कस किया था, जो कि केवल एक पॉइंट वाइज थे, उसमें केवल एक पॉइंट ही दिया था। मैंने बताया भी था कि इसमें जो क्वेश्चन जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ था, ये किसी न किसी क्वेश्चन के फॉर्म में था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में। तो उसका एक जो सही आंसर था, उसी आंसर को इसमें लिखा हुआ है। बाकी 3 ऑप्शन और भी रहे होंगे, लेकिन उन ऑप्शंस को हमने यहाँ इंक्लूड नहीं किया हुआ है। ओके, तो आइए उसी सीरीज़ में कुछ और हमने 2 वीडियो डिस्कस किए थे। अब आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि वो वीडियो कैसे रहे, आपके लिए सहायक रहे या हेल्पफुल रहे या नहीं रहे। सो उसी हिसाब से मैं चीज़ों को इंक्लूड करूँगा और या उसी में और चीज़ों को हम बढ़ाएंगे। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मनोइया का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध, यहाँ पे मनोइया नहीं मनोविज्ञान का होगा, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। एक तो होता है मनोविज्ञान, मानव का विज्ञान, ओके, और एक मन का विज्ञान जिसको हम कहते हैं, और दूसरा होता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो किससे है? वो मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, शैक्षिक संस्थितियों के मानव व्यवहार से है। ओके, सो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यही यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान, यहाँ केवल मनोइया नहीं, यहाँ पे मनोविज्ञान होगा आपका। यहाँ पे आप कर लीजिए मनोविज्ञान, ठीक। सो मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार से है, और जबकि जब शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो उसमें मानवीय व्यवहार भी आ जाएगा, प्लस शैक्षिक संस्थितियाँ ये भी इंक्लूड हो जाएंगी। ओके, शिक्षण प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? देखिए जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला तो है कि उसका, अगर हम शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं, शिक्षा किसी को हम दे रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य, तो उसके पीछे जो पर्पज़ है, उद्देश्य होना चाहिए, और उस शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव, ज्ञान के जो अनुभव हैं वो होने चाहिए। शिक्षण के मूल्यांकन, देखिए क्या हो गया आपका, उद्देश्य हो गया, ज्ञानानुभव हो गया, और तीसरा आपका मूल्यांकन हो गया। तो ये 3 इसके प्रमुख अंग हो गए, 3 यहाँ पे प्रमुख अंग हो गए। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं या यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान का पूछ रहा है, तो उसका मूल उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखे हुए, कोई पर्टिकुलर बालक है या विद्यार्थी है, तो उसका जब क्षमता है या उसकी जो योग्यता है वो अलग अलग हो सकती है, तो उसकी क्षमताओं और योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। ओके, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है कि योग्यताएं अलग हैं विद्यार्थी की, उसकी क्षमताएं अलग हैं, तो उनकी योग्यताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। यही जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। ओके, तो ये प्रमुख उद्देश्य हो गया। शिक्षा का संबंध किससे है? देखिए शिक्षा का संबंध जो है वो शिक्षा का उद्देश्य और कक्षा पर्यावरण या उसके वातावरण दोनों से है। एक तो हो गया शिक्षा का उद्देश्य और कक्षा पर्यावरण, जिस भी कक्षा में उसको शिक्षा दी जा रही है उसका पर्यावरण कैसा है, प्लस उसका वातावरण कैसा है। ओके, तो इन दोनों पे आपका डिपेंड करेगा। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, देखिए ये तो इजी क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो आपका व्यापक होगा। ओके, व्यापक आपको ध्यान रखना है। अब इसमें और जो ऑप्शन रहे थे वो है आपके संकुचित है, संकीर्ण है, या इनमें से कोई नहीं, और व्यापक आपका उत्तर था। ये 4 आपको ऑप्शन दिए हुए थे, तो यहाँ पे जो व्यापक है ये आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? देखिए एक तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, शिक्षा मनोविज्ञान के मूल उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या हुआ? क्षमताओं, योग्यताओं और उसके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करना, ये उसका मूल उद्देश्य हो गया। लेकिन दूसरा है उसका सामान्य उद्देश्य क्या है? सामान्य उद्देश्य क्या है? बालक का जो व्यक्तित्व है उसको विकसित करना,
शिक्षण कार्य में सहायता देना, उसके व्यक्तित्व को व्यक्तित्व को अगर हमें विकसित करना है तो उसको शिक्षा देना सबसे जरूरी है, तो शिक्षित करना। और शिक्षण विधियों में सुधार करना, अगर उसकी शिक्षण विधि, जिस विधि से हम उसको पढ़ा रहे हैं, जिस विधि से उसको हम शिक्षित कर रहे हैं, अगर वो विधि सही नहीं होगी तो वो भी शिक्षा का विकास या बालक का विकास का जो व्यक्तित्व का विकास है उसको प्रभावित करेगा। ओके, सो व्यक्तित्व का विकास हो गया, शिक्षण कार्य में सुधार करना या सहायता करना, और जो शिक्षण विधियां हैं उनमें सुधार करना, ये इसके मूल उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य हो गए। आपको दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना, अंतर करना जरूरी है कि मूल उद्देश्य क्या हो गया और उसका सामान्य उद्देश्य क्या है। फिर नीचे आपका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसको लिख के याद कर लीजिए, स्टेटमेंट्स को एक जगह लिखिए और लिख करके याद करिए, या फिर ये वीडियो जब डिस्कस हो जाएंगे तो हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिसमें केवल स्टेटमेंट ही दिए होंगे, तो उस वीडियो को आप यदि देखिएगा, जब आएगा तो वीडियो आपको नोटिफाई हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे दिया हुआ है, अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। यहाँ पे अवस्था नहीं है, अवस्था होगा। ठीक है, ये आप सही कर लीजिएगा। अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर मीन्स उसकी अवस्था कैसी है, वो बालक है, बाल्यावस्था में है, युवावस्था में है या वृद्धावस्था में है, उसके बेसिस पे ही, उसके अनुभवों के आधार पे ही हमें उसका विभाजन करना चाहिए, या उसको हम बालक कहेंगे या युवा कहेंगे या वृद्धा कहेंगे, वो उसकी अवस्था विशेष के अनुभव के आधार पे कहना चाहिए। ये कथन किसका है, ये कथन जो है आपका फ्रॉबेल का है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा का विकास, बिल्कुल सही है आपका, ये आपको याद रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य हुआ आपका बाल केंद्रित। अब जो भी शिक्षा प्रदान की जा रही है, ये आपको वैसे भी जनरली भी ध्यान रखना है, जो शिक्षा आप दी जा रही है वो शिक्षक केंद्रित, पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी, लेकिन अब जो शिक्षा दी जा रही है वो केवल और केवल बाल केंद्रित है, ओके, चाइल्ड सेंटर्ड है। बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है, वो जन्म से पूर्व, जब वो गर्भ में होता है तभी उसकी प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो जाती है। तो जन्म से पूर्व उसकी प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। विकास की प्रक्रिया, देखिए विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, तो आपको ध्यान रखनी है, जीवन पर्यंत, इसी को हम लाइफ टाइम कहते हैं। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं, देखिए सामान्य रूप से जो विकास हैं, विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 5 मानी जाती हैं। कौन कौन सी है, एक तो होता है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। सो 5 मेन जो है आपकी वो कैटेगरी यहाँ पे मानी जाती है। अब इनका आयु का जो वर्गीकरण है कि किस आयु में, या जैसे हम शैशवावस्था कह रहे हैं या बाल्यावस्था कह रहे हैं, तो वो किस आयु के बच्चों को हम बाल्यावस्था में कहेंगे, किसको हम किशोरावस्था में कहेंगे, किसको हम वृद्धावस्था में कहेंगे, ये अलग चीज़ है, ओके, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में आपसे। फिर आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्हें व्यक्ति की जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से ही, जब जीवन आरंभ हुआ उस समय से ही प्रभावित किया है। यह कथन किसका है, सो ये वातावरण पे बेस्ड एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट जो है आपका वुडवर्थ का है, ओके। देखिए कुछ कथन हैं जो प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और वो रिपीट होते हैं, ओके। जनरली वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वो दूसरे स्टेट में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे यूपी टेट का क्वेश्चन आपका राजस्थान में पूछ लिया गया, हरियाणा में पूछ लिया गया, झारखंड में पूछ लिया गया या एमपी में पूछ लिया गया। सो स्टेट चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो सिद्धांत बहुत उपयोगी हैं आपके लिए। सो वातावरण पे सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया, आप ऐसे याद कर सकते हो, वुडवर्थ ने। बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन को आरंभ होने से ही प्रभावित किया है। सो ये आपका वुडवर्थ का कथन है। फिर आपका एक कथन दिया हुआ है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जो वंशानुक्रम है या जिसको हम कहते हैं हेरिडिटी, ओके, ये व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है, यह कथन आपका BN झा का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, आपको याद करना पड़ेगा।
ये आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिए, उसमें आपको पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष में आया हुआ है। वंशानुक्रम के निर्धारक कौन कौन से होते हैं? देखिए, वंशानुक्रम के जो निर्धारक हैं उनको हम जीन्स कहते हैं, इंग्लिश में भी हम इसको जीन्स ही लिखते हैं। ओके, सो वंशानुक्रम का निर्धारण जो है वो जीन्स के द्वारा होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है। देखिए, ये कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है, ये एक विशेषता है जो लागू नहीं होती है। अब इसमें और भी ऑप्शन दिए रहे होंगे, तो इसमें जो ऑप्शन दिया था कि विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा नहीं जा सकता है, ये जो विशेषता है ये लागू नहीं होती है। शैशव काल का नियत समय क्या है? देखिए, शैशव काल का जो नियत समय है वो जन्म से 5 से 6 वर्ष तक है। देखिए, कहीं कहीं 0 से 5 वर्ष भी लिखा हुआ है और कहीं कहीं 0 से 6 वर्ष भी लिखा हुआ है। तो अगर ऐसे आता है कि 0 से 5 वर्ष आता है या 0 से 6 वर्ष आता है, तो दोनों को आप मतलब कोई भी आप सही कर सकते हो, 5 से 6 वर्ष या 0 से 6 या 0 से 5 ऐसे भी आ सकता है। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो बालक की तीव्र बुद्धि है उसका विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे क्या होगा, अगर बालक की बुद्धि तीव्र होगी तो वो सामान्य विकास जो है, जो विकास की सामान्य गति है उसको पार करके तीव्र गति से उसका विकास होने लगेगा। ओके, तो यही लिखा हुआ है, विकास सामान्य से तीव्र हो जाता है। विकास एक प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या इसी को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है। मीन्स ये कभी रुकती नहीं है, ये हमेशा जीवन पर्यंत चलती रहती है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। देखिए, ये जनरली कहा जाता है कि बाल्यावस्था में, जब बच्चा चाइल्डहुड में या बाल्यावस्था में होता है तो उसका जो मस्तिष्क है उसका 90%, लगभग 90% जो उसका विकास है वो बाल्यावस्था में ही हो जाता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखना है कि 90% जो विकास है वो बाल्यावस्था में ही हो जाता है। फिर आपको कह रहा है कि अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है। सो अंतर्दर्शन विधि में किस पर बल दिया जाता है? अंतर्दर्शन का मतलब होता है अपने अंदर का दर्शन। सो उस पर किस पे बल दिया जाएगा? स्वयं के अध्ययन पर, या इसी को हम कहते हैं स्वाध्ययन या स्वयं के अध्ययन पे बल दिया जाता है। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करना चाहिए, यह कथन किसका है? क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करना चाहिए, ये कथन किसका है? ये कथन जो है आपका कोलेसनिक का है। ओके, इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, आपको ध्यान रखने में मैंने पहले भी बताया, तो ये कथन जो है वो कोलेसनिक का है। ओके, जो स्टार लगा हुआ है आप इसको लिख के याद करिए, जल्दी याद होगा। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा है? मैकडूगल का जो कथन है इसके बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण, इन्होंने जो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है उसका विश्लेषण किया। ओके, मूल प्रवृत्त्यात्मक विश्लेषण, जो व्यवहार है उसका विश्लेषण किया, तो ये आपको ध्यान रखना है। वृद्धि और विकास क्या है? देखिए, वृद्धि और विकास जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। ओके, जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे विकास होता चला जाएगा। ओके, जैसे पहले भी अभी देखिए क्वेश्चन आया था कि विकास एक प्रक्रिया है निरंतर, सो जैसे जैसे वृद्धि होती रहेगी वैसे वैसे जो है आपका डेवलपमेंट, बालक का डेवलपमेंट भी, विकास भी होता रहता है। ओके, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हुए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगले वीडियो में कुछ और स्टेटमेंट्स को लेकर के मैं आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।